वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। चाहे दुनिया के जिस भी कोने से देख रहे हैं, मियां अदनान का आप सब लोगों की खिदमत में प्यार भरा खलूस भरा सलाम। और यस, ये चैनल है ज़ियाउर रहमान भाई का और आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम। आई एम द को होस्ट, एक्चुअली ही इज द होस्ट ऑफ दिस चैनल। हियर ही कम्स। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरे साथ एक बार फिर एक बहुत लंबे अरसे बाद मियां अदनान मौजूद है और आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये ज़रा सी एक नई किस्म की वीडियो होगी मेरे ख्याल में। उसका इंट्रो क्या है, आज हम क्या करने जा रहे हैं, और नई जगह भी आपको दिखाई दे रही है। हम लोग क्या करने वाले हैं ये मियां साहब ही बताएंगे। यस, द थिंग इज, मेरा एक चैनल था एडम मियां अदनान है, एक्चुअली अब भी है, उस पर हम एग्जिस्ट कर रहा है। यस, हम क्योंकि व्लॉग्स ज़्यादातर बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। उस पर एक मैंने सीरीज स्टार्ट की थी इन्फो एजुकेशनल कंटेंट की, जिसमें जो हमारे खित्ते में इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें रही हैं, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी रियल जो एक्सप्लेनेशन है उसको जानने के लिए मैंने ये कंटेंट शुरू किया था। क्योंकि मैं अब एमफिल जब स्टार्ट किया थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, तो उसको क्योंकि वीडियोस लंबी होती थी तो वो मैंने थोड़ा सा उसको उससे साइड हो गया। तो वो सीरीज जब ज़िया भाई ने भी देखी कि यार ये तो चीज़ बड़ी अच्छी है, और मुझे भी लगा कि यार ये ज़्यादा रेलिवेंट बंदा है इस हवाले से, तो व्हाई नॉट कि ये सीरीज इनको दी जाए। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये आइडिया दिया। बेसिकली आइडिया कुछ यूं है कि हम लोग देखें कि हमारा पर्सपेक्टिव जो है, जो इस खित्ते में दूसरे लोग मौजूद है उनका पर्सपेक्टिव से किस तरह मुख्तलिफ है। Exactly. और एक हेल्दी डिबेट जनरेट की जाए। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये जो खित्ता है साउथ एशिया का, इसके अंदर मसाइल बहुत ज्यादा है, और इन मसाइल का हल मेरे ख्याल में सिर्फ डिबेट ही है। और डिबेट के जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक हेल्दी डिबेट जनरेट करने के लिए एक प्लेलिस्ट इस चैनल के थ्रू शुरू करने जा रहे हैं आप। Yes, देखते हैं आगे कहाँ तक जाती है। एग्जैक्टली जी। और इस हवाले से पाकिस्तान में भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बट अगर हम इंडिया, हमारा जो हमसाया मुल्क है, बहुत सारी चीजें उसकी अप्रिशिएट करने वाली है। आजकल तो वो एक हम बात करें कि रॉकेट की रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं सारे एरियाज में। तो उनके कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि पाकिस्तान के अपने मसाइल भी रहे हैं, यूट्यूब यहाँ कभी बैन हो रही है, कभी क्या हो रहा है, यहाँ और तरह की चीजें भी हैं, फिल्टर्स हैं, बट अगर कंपेयर करें रिलेटिवली तो वहाँ का जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ज्यादा ग्रो करने का मौका मिला है। और इस टाइम पे उसके अंदर इंडियंस छाए हुए हैं जी। तो अभी एक ऐसा ही कंटेंट क्रिएटर है, नाम है उनका ध्रुव राठी। जब मैंने इनको स्टार्ट किया था, इनके कोई नियर अबाउट 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे, अब तो ये 13-14 मिलियन पर पहुंच चुके हैं। तो इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है एजुकेट करने में, और ये कोशिश करते हैं कि भाई जो एक होता है ना कि जो एक्चुअल में इवेंट है वो इवेंट क्या है डिपिक्ट करने की, डिपिक्ट करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं ऑडियंस पर कि भी अब आप डिसाइड करें। यस, ध्रुव राठी जी, उनके यूट्यूब चैनल पर अभी एक लेटेस्ट उनकी वीडियो है जी, जिसका अगर हम टाइटल प्लीज, टाइटल है व्हाई ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। बड़ा खूबसूरत टाइटल है, बड़ी बात है इसके अंदर, और इससे काफी डिबेट जनरेट होती है इस टॉपिक से ही। और उसके बाद एक लाइन लिखी है, रियलिटी ऑफ महात्मा गांधी रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जी इस वीडियो को बगैर देरी के हम करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, 8 अगस्त सन 1942 मुंबई के ग्वाली का टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीडर्स इकट्ठे होते हैं। एक संघर्ष का ऐलान करने वाले हैं। आखिरी संघर्ष सत्ता में बैठी आखिरी संघर्ष इंग्लिश सरकार के खिलाफ। सामने महात्मा गांधी एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। आप में से हर एक व्यक्ति अपने आप को अब आजाद समझे। हम अब से अब इस इंपीरियलिज्म के जूते के नीचे दबकर नहीं रह सकते। हमें चाहिए पूरी तरीके से आजादी। मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूँ, इसे अपने दिल में बसा लो और इसे अपनी हर सांस में याद रखना। ये मंत्र है डू और डाई, करो या मरो। अब या तो हम इंडिया को आजाद देखेंगे या फिर इस कोशिश में मारे जाएंगे, लेकिन इस गुलामी में अब हम और नहीं जिएंगे। इंडीड अ ट्रू लीडर है। और क्या विजुअल्स हैं, आर्काइव फुटेजेस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश सरकार जानती थी इसके बारे में, और कुछ महीने पहले से ही ब्रिटिश राज की होम डिपार्टमेंट काम कर रही थी एक 3 स्टेज प्लान पर इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए। स्टेज 1 प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाए। पूरे मीडिया पर इस तरीके से कंट्रोल बनाया जाए कि कोई भी अखबार इसकी सबसे पहली चीज तो मीडिया होती है, मीडिया कंट्रोल करो, हमेशा मीडिया दफ्तरों पर रेड मारकर उनके और अभी तक वही हो रहा है। लेना और कांग्रेस
कांग्रेस के सारे लीडर्स को रिलेटेबल नहीं है। स्टेज 3 मास मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करना, कांग्रेस के लीडर्स को एंटी नेशनल घोषित कर देना और इस तरीके से मूवमेंट को गद्दारी का शुरू होने से टिकट पहले ही खत्म कर देना। अगला दिन 9 अगस्त महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और सारे टॉप लीडर्स कांग्रेस के, इन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। अगले कई सालों तक ये लीडर्स जेल से बाहर नहीं आने थे। फिर सवाल ये कि इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज के वीडियो में आप इंस्पिरेशन की एक जबरदस्त दास्तां सुनेंगे। इन सख्ती और मुश्किलों के बीच आखिर कैसे इनकलाब का नारा देश के कोने कोने तक पहुंचता है और कौन वो देश में रहने वाले गद्दार थे जो ब्रिटिश की साइड लेते हैं इस मूवमेंट के दौरान। आइए समझते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को गहराई से आज के इस वीडियो में। ऐसे लग रहा है जैसे आप मूवी देख रहे हो। ये ध्रुव की खास बात है, इसका बड़ा इस मूवमेंट शुरू होने से एग्जैक्टली 2 साल पहले की बात है। 8 अगस्त साल 1940 ब्रिटिश राज ने वाइसरॉय लिनलिथ गो के द्वारा एक ऑफर पेश किया था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को। इसे नाम दिया जाता है अगस्त ऑफर। इसमें इन्होंने कहा कि हम इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे ब्रिटिश इंडिया सरकार में। असल में बात क्या थी कि ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 जोर शोर से चल रही थी यूरोप में। फौजी जर्मनी का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर एक के बाद एक देश को सक्सेसफुल, ये बंदा भी कुछ अलग ही तरह से कैरेक्टर रहा है। और दूसरा जो उसके मुखालिफ कैरेक्टर चर्चिल बड़ा शातिर इंसान और बड़ी डेस्परेट थी जहां से मदद मिल सके वहां से ली जाए। हालांकि इंडियन सोल्जर्स ऑलरेडी ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन ब्रिटिश चाहती थी कि इंडियंस की तरफ से और ज्यादा उन्होंने सोचा इंडियंस को मनाने के लिए हम एक ऑफर देते हैं। इस समय तक कांग्रेस ने ठान ली थी कि वो छोटे मोटे ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो पूरी तरीके से आजादी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार चाहती है इंडिया कोऑपरेट करे उनके साथ इस वॉर में, तो इंडिया को पूरी तरीके से आजादी देनी हो। तो ये अगस्त ऑफर फेल रहता है। इसके बाद मार्च 1942 में ब्रिटेन के द्वारा एक और डेलीगेशन भेजी जाती है। इसे नाम दिया जाता है क्रिप्स मिशन, क्योंकि उस वक्त के लीडर ऑफ हाउस ऑफ कांग्रेस स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस मिशन का मकसद था इंडिया को आजादी देना वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद, लेकिन क्रिप्स मिशन में जो ऑफर दिया जाता है ब्रिटिश की तरफ से वो फुल फ्रीडम का नहीं होता, बल्कि डोमिनियन। पूरी तगोदो थी, पूरी कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा से थोड़ा इन्हें दे, ज्यादा से ज्यादा। ये थोड़ा बेटर ऑफर था पिछले वाले से, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने अपना मकसद साफ बताया, पूरी तरीके से आजादी। अब तक कांग्रेस के लीडर्स इन ऑफर्स और नेगोशिएशन से तंग आ चुके थे। कुछ महीने बाद 30 जुलाई 1942 वार्धा कमेटी में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का रेजोल्यूशन बनाया जाता है। उस वक्त के कई प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण ने बहुत दिलचस्पी दिखाई इस इनिशिएटिव में। वार्धा मीटिंग के 9 दिन बाद 23 जुलाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड एमरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉलोनीज विस्काउंट क्रैनबॉर्न को एक चिट्ठी लिखते हैं। ये बताते हैं कि जो रेजोल्यूशन इस वार्धा मीटिंग में लिया गया है वो 7 अगस्त को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा और इसके बाद एक मास मूवमेंट शुरू होगी जो ब्रिटिश एम्पायर की सियासत के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज होगा। हमें कड़ी से कड़ी मेजर्स लेनी चाहिए। यहाँ पर इस चिट्ठी में लिखा होता है, इफ नेसेसरी वी हैव टू कॉन्टेम्पलेट देयरफॉर द प्रोबेबल अरेस्ट ऑफ गांधी एंड द मेंबर्स ऑफ वर्किंग कमेटी। ये भी मेंशन किया जाता है कि कुछ कांग्रेस के लीडर्स को अफ्रीका डिपोर्ट कर दिया जाए ताकि मूवमेंट शुरू ही ना हो पाए। इसके अगले दिन ब्रिटिश राज की होम डिपार्टमेंट एमरी के साथ एक 3 स्टेज प्लान शेयर करती है इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए। वही प्लान जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था। यही कारण कि जब ऑल इंडिया कमेटी के द्वारा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास की जाती है, ब्रिटिश इसके बारे में ऑलरेडी जानते थे। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक स्पीच के बाद 9 अगस्त को सुबह के करीब 5 बजे गांधी जी और बाकी और टॉप लीडर्स को अरेस्ट करके महात्मा गांधी को पूना के आगा खान पैलेस में ले जाया जाता है। इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रीजन था ब्रिटिश का। वाइसरॉय लिनलिथ गो ने एमरी को लिखते हुए कहा था कि हमें इन महात्मा को एक ऐसी जगह भेजना चाहिए जहां नाम में जेल ना हो। अगर हम गांधी जी को जेल में डाल रहे हैं तो हो सकता है लोगों में गुस्सा आ जाए, इसलिए हम ये दिखाएंगे कि हम तो उन्हें पैलेस में कैद करके रख रहे हैं। We may be quite certain that we shall have some uphill propaganda battles to fight। इन सभी अरेस्ट के बाद कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाता है। कांग्रेस के जितने भी ऑफिस में सब पर सील लगा दी जाती है और इन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। उस वक्त की 2 और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही।
इसकी बात मैं वीडियो में डिटेल में आगे करता हूं, लेकिन इससे पहले मीडिया का हाल देखते हैं। गांधी जी की जो ऐतिहासिक स्पीच थी उसका एक भी शब्द अलाउड नहीं था मीडिया को प्रिंट करना अखबारों में। वेरी रिलेटेड ना ही किसी In अखबार में Pakistan, महात्मा right गांधी की now. स्पीच छपी, ना ही कहीं ये छापा गया कि ब्रिटिश सरकार ने कुछ एक्शन लिया है। चेयरमैन कहा आखिर गया था। गांधी जी के मैसेज को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है दोस्तों 22 साल की एक्टिविस्ट उषा मेहता अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ट्रांसमीटर ढूंढ कर लाती है और एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू करती है, कांग्रेस रेडियो 42.34 की शुरुआत। This is the Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere. From somewhere. 14 अगस्त वो दिन था जब इस अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई और 14 अगस्त भी सुने वो खुद उषा मेहता के थे। इस रेडियो के जरिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संदेशों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया और ब्रिटिश राज के प्रोपेगेंडा को टक्कर देने लगे ऐसे अंडरग्राउंड मीडिया चैनल्स। अपनी लोकेशन के लिए उषा मेहता संदेशों में कहती थी कि दिस इज कांग्रेस रेडियो फ्रॉम समवेयर इन इंडिया, लेकिन एक्चुअली में वो बॉम्बे से ही ऑपरेट कर रही थी। ब्रिटिश सरकार को इस रेडियो का सोर्स ढूंढने में करीब 3 महीने का समय लगा। 3 माह तक बहुत से enough, ऑलरेडी very enough. 3 माह में डैमेज हैज बीन डन। इंडिया रेडियो को एंटी इंडिया रेडियो बुलाया जाने लगा जब कांग्रेस रेडियो को जाम करने की कोशिश करी जाने लगी। फाइनली जाकर 12 नवंबर साल 1942 में ब्रिटिश सरकार उषा मेहता को अरेस्ट कर लेती है। उनकी सारी इक्विपमेंट सीज कर ली जाती है और 6 महीने तक जबरदस्त तरीके से इंटरोगेट करने के बावजूद ब्रिटिश के सामने वो अपना मुंह नहीं खोलती। आगे चलकर साल 1969 में जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये कहा था, जब मीडिया का पूरी तरीके से मुंह बंद कर दिया जाए तो एक ट्रांसमीटर जरूर मदद करता है देश के कोने कोने तक इनकलाब का संदेश पहुंचाने में। जिस वक्त ये मूवमेंट शुरू हुई उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन शहर में रह रहे थे और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों को जागरूक करने की अपने आजाद हिंद रेडियो के जरिए। जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने की खबर नेताजी तक पहुंची, उन्होंने अपने दोस्त एसीएन नंबियार को कहा कि अब समय आ गया है गांधी जी को सपोर्ट करने का। हालांकि नेताजी और गांधी जी के तरीकों में काफी अंतर रहा था, लेकिन अब नेताजी पूरी तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट के फेवर में थे। उन्होंने इस मूवमेंट को इंडियाज नॉन वायलेंट गुरिल्ला वॉरफेयर कहा। ये नेताजी बहुत कमाल का कैरेक्टर है। लोगों को जागरूक करने का संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ नए चेहरे उभर कर आए जो तैयार थे ग्राउंड पर प्रोटेस्ट करने के लिए। महात्मा गांधी के कुछ चंद शब्दों ने इस हद तक लोगों को इंस्पायर किया कि आप सोच भी नहीं सकते। मतनगिरी हजरा बंगाल प्रेसिडेंसी में रहने वाली एक 72 साल की औरत थी। 72 साल बंगाली में गांधी बुरी कहा जाता है, जिसका मतलब है बहुत सारे अनसंग हीरोज भी हैं, मतलब जिनका नहीं पता, जैसे उषा मेहता, ये हजरा नहीं पता लोगों इनका को। प्लान था सब लोगों के साथ खासतौर पे पाकिस्तानियों को नहीं पता। पाकिस्तानियों को तो जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है बस फिर वो बाद में बात करते कब्जे हैं। में कर लिया जाए। जितनी उनकी उम्र थी उससे ज्यादा हालांकि ये हमारी हिस्ट्री भी है, वी वर टुगेदर। भी वो रुकी नहीं। इस रैली को वो सामने से लीड कर रही थी वंदे मातरम के नारे लगाते हुए कि तभी आगे से उन पर 3 गोलियां चला दी जाती है। गोलियां लगते हुए भी उनके मुंह से वंदे मातरम निकले जा रहा था और वो नीचे गिर जाती है अपने हाथ में तिरंगा लिए। आजादी के 30 साल बाद 1977 में हजरा वो पहली महिला क्रांतिकारी बनी जिनका स्टैचू कोलकाता मैदान में खड़ा करा गया। हजरा जैसे ही हजारों लोगों पर ब्रिटिश ने इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश में हजारों लोगों पर ओपन फायर किया। राम मनोहर लोहिया ने उस वक्त के वाइसरॉय लिनलिथगो को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया 50,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों को मारा गया इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। इसके अलावा 1 लाख से भी ज्यादा अरेस्ट देखने को मिले लोगों के। यहाँ कई नाम है जो आपने शायद कभी सुने भी नहीं होंगे, जैसे कि सुचेता कृपलानी जो आगे जाकर उत्तर प्रदेश की चौथी चीफ मिनिस्टर बनती है। इन्होंने अपनी खुद की अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाई। कुछ लीडर्स अरेस्ट के लिए तैयार थे और उन्होंने अपने पहले से ऑल्टरनेट प्लान बना रखे थे। जैसे कि 9 अगस्त को जब अरेस्ट किया गया यूसुफ मेहर अली का, तो उन्होंने पहले से ही अपने साथियों को बता रखा था कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप लोगों पर है। इनमें से एक थी अरुणा आसफ अली जिन्होंने 9 अगस्त को पहली डेमोन्स्ट्रेशन लीड करी क्विट इंडिया मूवमेंट की ग्वालियर टैंक मैदान में। इन्हें आगे चलकर ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहा गया। ये दिल्ली की पहली मेयर भी बनी और 1997 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। मूवमेंट के दौरान अरुणा आसफ अली अरेस्ट से बची रही अंडरग्राउंड होकर। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्हें जेल में डाला गया, लेकिन वो जेल से बाहर निकले और अपना
काम कंटिन्यू रखा। जेल से भाग जैसे कि गए? जयप्रकाश नारायण, जिन्हें वाह। हजारीबाग सेंट्रल जेल में Prison डाला गया break। और अपने साथियों के साथ मिलकर इन्होंने प्लान बनाया जेल से Very भागने ballsy का। move। दिवाली की रात 8 नवंबर बड़ा कैरेक्टर 1942 गुजरे हैं। ज्यादातर गार्ड्स ड्यूटी पर नहीं थे, तो इन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक जेल ब्रेक किया। 7 कैदियों के साथ ये जेल से भाग निकले नेपाल की ओर, जहां जाकर इन्होंने आजाद दास्ता की शुरुआत करी। कई और ऐसी कहानियां हैं पूरे देश भर से, जहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सिर्फ लीडर्स ही नहीं बल्कि आम लोग भी शिद्दत से भाग ले रहे थे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का चंदा इकट्ठा करने से लेकर गांव में बसने वाले लोगों का रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक कर देना, सब कुछ देखने को मिला। ब्रिटिश सरकार के पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिसेस और बाकी और जो सरकारी अथॉरिटी के सिंबल्स थे उन पर हमला किया गया। कॉलेजेस में बच्चे स्ट्राइक पर चले गए, मार्चेस निकाली गई। बॉम्बे, जमशेदपुर, अहमदाबाद में हफ्तों तक फैक्ट्री वर्कर्स काम पर नहीं आए। ये भी एक चीज नोट करने वाली है, हर किसी को रैलियां निकालने की जरूरत नहीं मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अपना काम बंद कर देना, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स करना भी एक तरीका है मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का। कुछ जगहों पर वायलेंस भी देखने को मिला, ब्रिजेस उड़ाए गए, टेलीग्राफ वायर्स काटी गई, रेलवे लाइंस को ब्लॉक किया गया। यूपी बिहार हर में उस तरह वक्त की खाना resistance जलाओ, हो रही थी। स्टेशन फूक दो जैसे नारे लगे। 31 अगस्त को वाइसरॉय लिनलिथ को एक चिट्ठी में विंस्टन चर्चिल को लिखकर कहते हैं, आई एम एंगेज्ड हियर इन मीटिंग बाय फार द मोस्ट सीरियस रेबेलियन सिंस दैट ऑफ 1857। मैं जिस रेवोल्यूशन से यहाँ पर डील कर रहा हूँ वो इतनी बड़ी है कि आखिरी बार हमने इतनी बड़ी रेवोल्यूशन 1857 में देखी थी। ब्रिटिश सरकार की सारी स्ट्रेटजीज यहाँ पर फेल थी। सभी टॉप लीडर्स को अरेस्ट करने के बावजूद भी ये मूवमेंट बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि आम जनता इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। कितनों पर गोलियां चलाओगे, कितनों को जेल में डालोगे, और अब तो वायलेंस भी देखने को मिल रहा था। यहाँ पर ये चीज भी जाननी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि महात्मा गांधी की क्या सोच थी इस वायलेंस को लेकर, क्योंकि हम सब जानते हैं 1922 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वायलेंस देखने को मिला तो उन्होंने इस मूवमेंट को रोक दिया। 1934 में फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान जब He was totally against the violence. तो फिर से गांधी जी ने उस मूवमेंट को That's why he was Mahatma. मूवमेंट के दौरान जब फिर से वायलेंस की घटनाएं देखने को मिल रही थी, गांधी जी अब तक थक चुके थे। 7 जून 1942 को उन्होंने अपनी वीकली मैगजीन हरिजन में लिखा था, आई वेटेड एंड वेटेड, मैं इंतजार करता रहा कि देश के लोगों में नॉन वायलेंट स्ट्रेंथ आएगी इन फॉरेन लोगों को बाहर फेंकने की। अब मुझे लगता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इन सभी प्रिकॉशंस के बाद अगर अभी भी कुछ जगहों पर वायलेंस देखने को मिलता है तो इट कैन नॉट बी हेल्प्ड। गांधी जी का अप्रोच इस बार प्रैग्मेटिक था इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देखकर। उन्होंने इस वायलेंस का सारा ब्लेम ब्रिटिश हुकूमत पर डाला। यहाँ अगर आप महात्मा गांधी जी की विचारधारा को गहराई से समझना चाहते हो तो उनकी ऑटोबायोग्राफी मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इस पूरे संघर्ष में कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि बात समझ में आती है कि हर किसी में इतना साहस नहीं होता कि सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश की इतनी बूट लिकिंग कर रहे थे कि वो क्विट इंडिया मूवमेंट को खत्म करने में ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी उस वक्त, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग ने 1940 में एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसे लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता है, जिसके चलते इन्होंने डिमांड उठाई कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट देश बनाया जाए। इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। उस वक्त मुस्लिम लीग के एक नेता थे फजलुल हक, जो बंगाल प्रोविंस के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये जो सरकार थी इनकी बंगाल में, ये बनी थी हिंदू महासभा के साथ अलायंस में, और इस मुस्लिम लीग की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन पर बैठे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 26 जुलाई 1942 की बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरू होने से करीब 2 हफ्ते पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक चिट्ठी लिखी ब्रिटिश सरकार को। एनीबडी हु ड्यूरिंग द वॉर प्लान्स टू स्टर अप मास फीलिंग रिजल्टिंग इन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और इनसिक्योरिटी मस्ट बी रेजिस्टेड बाय द गवर्नमेंट। आगे ये लिखते हैं कि सवाल ये कि कैसे कॉम्बैट किया जाए क्विट इंडिया मूवमेंट को बंगाल में। ये एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से करी जानी चाहिए कि कांग्रेस के सारे एफर्ट्स फेल रहे और ये मूवमेंट बंगाल के प्रोविंस में शुरू ना हो पाए। आइडियाज डिस्कस कर रहे थे कलेक्टिव की सरकार कोलैबोरेटेड कैसे गवर्नमेंट इस मूवमेंट को दबाया जा सके। कानपुर में हिंदू महासभा के 24th सेशन के दौरान इनके पार्टी लीडर विनायक दामोदर सावरकर एक और स्ट्रेटेजी बताते हैं। हिंदू महासभा रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की स्ट्रेटेजी फॉलो करती है। हम ना सिर्फ अनकंडीशनल कोऑपरेशन देते हैं ब्रिटिश सरकार को, बल्कि हम एक्टिव और आर्म्ड रेजिस्टेंस के लिए भी तैयार हैं। उस वक्त हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर आरएसएस का भी जो बर्ताव था वो सेम था क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रति। हिंदू महासभा और आरएसएस पूरी तरीके से ब्रिटिश का साथ करती हैं। संघ ने अपने आप को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से खुद को कानून के दायरे में रखा है।
और अगस्त 1942 में जो डिस्टर्बेंसेस हुई उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जहां एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़ा कैरेक्टर है, वहीं दूसरी तरफ सावरकर कॉलोनियल सरकार में लाखों इंडियंस को रिक्रूट करने में मदद कर रहा था ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में। ये वही इंडियंस जो ब्रिटिश आर्मी में दाखिल होकर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ते। ये कहते थे कि हम बंदूक के जोर से, गांधी साहब कहते थे ये इनमें डिफरेंस बनता है। इसे आगे चलकर दोषी पाया गया कि महात्मा गांधी जी के असैसिनेशन में इसका हाथ रहा था। साथ ही में ही नथुराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे भी ब्रिटिश की तरफ से जंग लड़ रहा था। सावरकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ और चीजें कही थी कि इस तरीके का गुंडाइज्म ये कोई सिंपैथी नहीं डिजर्व करता। ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट था उन फ्रीडम फाइटर्स को जो एक्चुअली में उस वक्त संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, और इसलिए ये सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चुप नहीं रहे। 14 अगस्त 1942 को बर्लिन में रेडियो के जरिए वो एक संदेश भेजते हैं। मैं सावरकर, जिन्ना और बाकी सारे उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग ब्रिटिश के सामने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि कल एक दिन आएगा जब कोई ब्रिटिश एम्पायर नहीं बचेगा। हिंदू महासभा के खुद के एक सीनियर और ये बैठा कहा था बर्लिन, तो ये भी बड़ा मैटर करता है। हाँ, बयान देना इजी नहीं है। कांग्रेस की इस मूवमेंट का हिस्सा किस रीजन में बैठा था वहाँ के लोगों का। सावरकर हिंदुओं के लिए भी यही चाहते हैं। इस सब ऑपोजिशन के बावजूद भी दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट रही। इंडिया की आजादी की बात दुनिया भर में चलने लगी। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी प्रेशर बनाते हैं यूके की सरकार पर कि इंडिया की कुछ डिमांड्स फुलफिल करी जाए। ब्रिटेन के अंदर भी ब्रिटिश लोगों के द्वारा मांग उठने लगी थी कि अब इंडिया को आजादी दे दी जाए। जून 1945 ब्रिटिश लेबर पार्टी अपना नया मैनिफेस्टो रिलीज करती है, लेट अस फेस द फ्यूचर। ब्रिटिश की जनता से प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम पावर में आए तो हम इंडिया जैसी कॉलोनीज को पूरी तरीके से आजादी दे देंगे। अगले महीने 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में आ जाती है। और ये ओपनली डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस देने का समय आ गया है। जैसे ही ब्रिटेन में सत्ता पलटती है, इंडिया में अरेस्टेड कांग्रेस लीडर्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और इसके 2 साल बाद जो संघर्ष हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने सालों पहले शुरू किया था वो कामयाब होता है। इंडिया को पूरी तरीके से आजादी मिल जाती है। हालांकि 1945 में चीज काफी क्लियर हो चुकी थी कि इंडिया को आजादी मिलनी ही है, लेकिन 1946 में 2 और इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जिसकी वजह से आजादी की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। पहला आईएनए सोल्जर्स का कोर्ट मार्शल, जिन्हें आईएनए ट्रायल्स भी कहा जाता है, और दूसरा रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। इनके बारे में कभी और डिटेल में बात करते हैं। अच्छा खासा ये मैंने वीडियो देखी थी पहले, कंट्रोल कर लिया था। एक्सप्लेन किया है रॉयल इंडियन म्यूटिनी वाला तो बड़ा आखिर क्यों, कौन से ऐसे लोग थे, कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिसकी वजह से पार्टीशन कराना पड़ा। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ध्रुव जी। ऐसे लग रहा था हम कोई मूवी देख रहे हैं। और क्या कमाल एडिटिंग, आर्काइव फुटेजेस, मतलब एक नजरिया आप दे रहे हैं, आप परसीव कर रहे हैं, लेकिन क्या खूबसूरत तरीके से दिखाया है। 20 मिनट के अंदर किस मतलब एक क्विट इंडिया मूवमेंट को एक बार अगर आप देखें, पाकिस्तान में बैठे लोगों को कांग्रेस का पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों को मुस्लिम लीग का पर्सपेक्टिव जरूर पता था, हमेशा से हम लोग वही पढ़ते सुनते आए, लेकिन जरूरी है कि इल्म के लिए आप डिबेट जनरेट करने के लिए दूसरे का पर्सपेक्टिव सुने। गांधी जी का पर्सपेक्टिव उन्होंने सुनाया, कांग्रेस का पर्सपेक्टिव, फिर दरमियान में जो दूसरी छोटी पार्टीज, आरएसएस ने क्या किया, हिंदू महासभा ने क्या किया, जिन्ना का क्या रोल था, क्रिप्स मिशन के दौरान वहां पे जो वाइसराय थे वो कौन थे, इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने बयान किया। मतलब एक बार मजा आ गया। इस बंदे की यही खासियत है कि ये जो है ना डॉक्यूमेंटेशन पर बात करता है। ऑलरेडी जो और डॉक्यूमेंटेड बातें थी वो सारा अपनी कहानी नहीं था कि ऐसे जैसे अक्सर आके यहाँ ओपिनियन लीडर बैठ के, वो पाकिस्तान स्टडीज वाला हिसाब नहीं हो रहा था कि यार कुछ भी आप कह के चले जाओ। खैर, मैं अब जो इंडियन भाई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह हम बात कर रहे हैं क्रिप्स मिशन पे जब भी बात होगी तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जिन्ना का पर्सपेक्टिव क्या था। जिन्ना का पर्सपेक्टिव ये था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी और बर्मा तक जापान पहुंच चुका था और जापान वुड हैव कॉलोनाइज्ड इंडिया।
और सेकंड कॉलोनियल जिन्ना को ये खौफ था कि हम दूसरी बार किसी और इंपीरियल ताकत के जो ब्रिटिशर से ज्यादा बुरा साबित हो सकते हैं उनकी कॉलोनी बन सकेंगे। बिल्कुल, जिसकी वजह से जिन्ना जर्मनी, जापान, जापान, ये बर्मा हमारे बिल्कुल धामे पे आया खड़ा था। हमारे लोग यहाँ से गए, इवन के मैं वीडियो में नहीं बताना चाह रहा कि हमारी फैमिली के कुछ लोग गए, अगर जाए तो अगर पास में देखा जाए तो हमारे पास कुछ ज्यादा भी मौजूद है, मैं उसको डॉक्यूमेंटेड तरीके से दिखा भी सकता हूँ ऑन द स्क्रीन। तो जिन्ना का ये पर्सपेक्टिव था। अब यहाँ पे मसला यहाँ आता है कि आप एक दूसरे का साथ देते तो आप 27-28 में भी आजाद हो सकते थे। एग्जैक्टली ये अब वो जो अब लोग कहते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल, तो ये कहीं ना कहीं इसकी हल्की सी हमें ना वो नजर आती है कि अगर ये सारे ये AK फजले हक का वो बयान अननेसेसरी बयान था, नॉट नीडेड बयान था। इवन दो जिन्ना वाज नॉट कोऑपरेटिंग विद गांधी, जिन्ना बिल्कुल खामोशी से इस चीज को लेके चलते रहे, एक पर्सपेक्टिव रहा, रिस्पेक्ट थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। लेकिन इस तरह जिस तरह हिंदू महासभा के लीडर्स ने बयानबाजी की, फिर वो दूसरे भाई साहब ने की अपने भाई के खिलाफ, असल डैमेज तो देखे ना देखिए घर से हो रहा है और वो उनका इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो हमेशा से होता है और आज भी पॉलिटिक्स पे अगर देखा जाए पाकिस्तान इंडिया दोनों की हम अगर पॉलिटिक्स पे नजर डालें तो अंदर से ही इधर लोग खा रहे हैं और यही हमारे अपने लोग हैं। इनके घर भी हमारे घरों से मिले हुए हैं, ये हम जैसे लोग हैं, लेकिन ये खा रहे हैं किसी और के प्रोपेगेंडा पे, किसी और के एजेंडा पे लड़ते हैं, हमारे से लड़ते हैं और हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। हत्ता कि ये बात कोई मतलब किसी को भी समझनी चाहिए आ जाती है कि पॉलिटिक्स में आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव रख सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आपका 6 दूसरे का 9 नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे मतलब दोनों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये बहुत खूबसूरत बात आपने की, बिल्कुल ऐसे ही है जी। हर देखे ना कि अब जिस एंगल से हम आपको देख रहे हैं, आप जिस एंगल से देख रहे हैं, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो यू कैन से कि मैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान सिटीजन, पर ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं जिन्ना के अपने दावा है ये बात। तो लेकिन एट द सेम टाइम हम कहेंगे जो ट्रू लीडर है वो गांधी ने बहुत स्ट्रगल किया। गांधी सर से कोई भी वो नहीं छीन सकता। हालांकि इंडिया में काफी सारे लोग हैं जो कि गांधी जी के मुखालिफ है, वो क्योंकि देखिए भी है वो देखिए हम लोग ना इस पूरी नस्ल के अंदर खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया के अंदर एक मसला है कि हम अपने हीरोज को हीरो नहीं मानते क्योंकि जाती तौर पे हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। हमने जिन्ना को बुरा भला कहा, उन्होंने गांधी को बुरा भला कहा। हत्ता कि ये दोनों बहुत मतलब बहुत दुनिया में कम लोग होते हैं जो इस कदर बड़ा इनकलाब बर्पा करते हैं कि वो वर्ल्ड मैप के अंदर चेंजेस लेके आए। और फिर वर्ल्ड मैप के अंदर चेंज लेके आना बगैर खून बहाए, जितना खून नहीं बहा इंडिया में, बगैर खून बहाए इतनी बड़ा इनकलाब और इतनी बड़ी तब्दीली लेके आना। बेशक जिन्ना और गांधी दोनों बहुत बड़े लीडर थे और गांधी जी की अपना एक नजरिया था और जिन्ना का पूरा एक नजरिया, दोनों काबिले रिस्पेक्ट है हमारे लिए। और यहाँ पर ऑब्वियसली जो खून बहने वाली काफी सारे लोग एकदम से चौकन्ने हो गए होंगे कि भाई और कितना खून बहता। नहीं देखिए हिजरत के दौरान वो हमारा वो नेक्स्ट टाइम पे ये बात कर रहे थे जंग से जब आप वो करते देखिए हम लोगों ने अफ्रीका की भी आजादियां देखी हैं, हम लोगों ने लीबिया आजाद होते भी देखा। अगर आप तारीख के स्टूडेंट के तौर पे बेसिकली यहाँ पे ये बात कहना बहुत जरूरी है कि हम दोनों स्टूडेंट्स हैं और हम आपसे सीखना चाहते हैं। और अगर कोई अच्छी बात ना लगे आपको तो आके आप उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट कर सकते हैं। आप बताएं, जरूर बताएं, हम उस पर जरूर डिबेट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको काउंटर करने की या नेक्स्ट वीडियो पे उसको डिस्कस करने की जरूर कोशिश करेंगे। काउंटर नैरेटिव आना चाहिए, आर्गुमेंट बिल्डिंग होनी चाहिए यहाँ पे। तो जिया भाई बड़े बेहतर अंदाज से इंशाल्लाह इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे विद योर हेल्प ऑफ कोर्स। मैं भी इंशाल्लाह इनके साथ मौजूद हूँगा और भी ये गेस्ट अपने साथ लाते रहेंगे। आपने इसको छोड़ना नहीं है। और दूसरा ध्रुव कि कैसे ओवरऑल इसकी अब क्योंकि ये एक पोर्शन रखते हैं इसकी पर्सनैलिटी इसका सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन। क्योंकि अब हम लोग आपका भी आप मेरे चूंकि क्लास फेलो भी हैं, अब जर्नलिज्म में हम लोगों ने मास्टर्स कर लिया, एमफिल कर चुके हैं, हम लोगों की कम्युनिकेशन में डिग्री है। तो एज अ कम्युनिकेटर क्या खूबसूरत तरीके से कम्युनिकेट किया, वर्बली नॉन वर्बली परसुएड किया उसने। और ऐसा नहीं कि वो बात चुभे, ऐसा सच बोलना बहुत जरूरी है लेकिन सच मारना नहीं चाहिए। हम अक्सर लोग सच मार रहे हैं एक दूसरे को, ये सच मार नहीं रहे थे। हत्ता कि मैं इनको पहले नहीं सुनता था, नहीं सुना, मैं इनको दोबारा सुनना चाहूंगा। एक बार सुन के अच्छा लगा और उसके बाद आर्काइवल फुटेजेस का इस्तेमाल, एडिटिंग और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ज्यादा असर है और एक्यूरेट तरीन बैकग्राउंड म्यूजिक। और कब उसको ऊपर करना है कब नीचे करना है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक प्रोड्यूसर हूं तो मुझे एक प्रोड्यूसर के तौर पे उसको देखा जाए तो बहुत बेहतरीन हुआ ये काम, बहुत बेहतरीन ये काम करते हैं और एफर्ट है इनकी, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और इन जैसे ही लोग हैं ये दुनिया में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो क्योंकि हम जानते हैं जब कभी भी न्यूज़ की फॉर्म जो मीडिया जो एक ट्रेडिशनल मीडिया उस पर उससे जो हम
हमें खबर हम तक पहुंचती है वो इंजेक्टेड होती है, वो इतने ज्यादा Framed है। फिल्टर्ड होती है, वो फ्रेम्ड होती है, वो उसकी प्राइमिंग की होती है, उसको एंगलिंग किया होता है, तो वो बेसिकली जो ऊपर एक हेजमनी, मीडिया हेजमनी एक तो बन गया, दूसरा पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है, जो नेशनल इंटरेस्ट वाले एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें आ देखिए जाती हैं। हम पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी में इसी तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, कहीं जैसे लोग बोले, एग्जैक्टली क्योंकि ये पोस्ट ट्रुथ है कि जरूरी नहीं कि आपका ट्रुथ ही मेरा ट्रुथ हो, लेकिन आप एक दूसरे का सच सुनने का हिम्मत रखें, ये बात Exactly. बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली जी। बाकी कुछ लेवल्स होते हैं, एक रिलीजन वाला लेवल, फिर एक नेशनल लेवल। आजकल पोस्ट मॉडर्निज्म में ये बॉर्डर्स और ये चीज़ें, इंसान जो है उससे ऊपर जा रहा है और ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद है और जो पीस है उसकी तरफ जो है ना कदम बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग हेट फैला रहे हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। हमने किस तरह से डिफरेंट होने, हमने किस तरह से जो म्यूचुअल चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने, किस तरह से पॉजिटिविटी में अपना रोल अदा करना है, किस तरह से अपना रोल अदा करना है, हाउ टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, चाहे वो 0.0000 थोड़ा ही क्यों ना ऊपर हो अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाए। एग्जैक्टली जी। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन फैमिली। हम इसी तरह से कनेक्टेड रहेंगे। अपना फीडबैक आपने जरूर देना है, जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी बात के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।